हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स क्या होता है, एरिस्टोटल पॉलिसी क्या होती है वो बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है। आइए देखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम मीन्स मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाई अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाई बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, और मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। अब आइए कुछ और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं मोमेंटम को। तो दो बॉडी सपोज कर लीजिए है, टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2 are moving with velocities v1 and v2 तो दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 m2 है, उनकी वेलोसिटी v1 v2 है। तो मोमेंटम आपका हो जाएगा p1 इक्वल्स टू m1 v1 इन मैग्नीट्यूड एंड p2 इक्वल्स टू m2 v2। और अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं P1 अपॉन P2 तो हमें मिलेगा M1 V1 अपॉन M2 V2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से डिफरेंट केसेस को हम लेकर स्टडी कर सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट केस ये है कि अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस इक्वल हो जाए, इफ़ M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M, दोनों बॉडीज़ के मासेस अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में P1 और P2 का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दो बॉडीज़ का मास इक्वल है तो उस समय दोनों का जो रेशियो होगा P1 P2 का वो क्या होगा, V1 अपॉन V2। यानी कि मास इक्वल होने पर मोमेंटम डिपेंड करेगा वेलोसिटीज़ पर, उनके वेलोसिटीज़ क्या हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन P1 अपॉन P2 इज ग्रेटर देन 1। अगर V1 V2 से बड़ा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में तो हमें कह सकते हैं कि P1 और P2 का जो रेशियो होगा 1 से बड़ा होगा, मीन्स दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम सेकेंड बॉडी से ज़्यादा होगा। ओके, यही अगर उल्टा हो जाए, रिवर्स कर दीजिए, V2 अगर V1 से बड़ा हो जाए, P1 P2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मास इक्वल होने पर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर, उसके वेलोसिटी और स्पीड डिसाइड करता है कि मोमेंटम क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। केस नंबर 2 पर आते हैं। सेकेंड केस, इफ वेलोसिटीज आर इक्वल और वी कैन से द मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड बोथ आर इक्वल, V1 V2 दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में P1 अपॉन P2 का जो रेशियो होगा ये सिंपली हो जाएगा M1 अपॉन M2। यानी कि अगर दोनों बॉडीज़ की स्पीड, उसकी वेलोसिटीज़ अगर इक्वल हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, मास पर। अब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। देख सकते हैं, इफ़ M1 ग्रेटर देन M2 इन दैट केस वी कैन से दैट P1 अपॉन P2 इज़ ग्रेटर देन 1। यह लिखा जा सकता है कि P1 P2 से बड़ा है। यानी कि स्पीड वेलोसिटी इक्वल होने पर क्या होता है, स्पीड इक्वल होने का सेंस यहाँ पर आता है कि मोमेंटम मास पर डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। बॉडी के अगर कह सकते हैं कि अगर मासेस इक्वल हैं तो मोमेंटम डिपेंड करता है कह सकते हैं उसके वेलोसिटी पर, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर। ठीक है, थर्ड केस एक और ले सकते हैं यहाँ पर, केस नंबर 3। अगर दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम ही इक्वल हो जाए, इफ़ P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, इन दैट केस वी कैन से दैट M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, या इसे लिखा जा सकता है M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। इट मीन्स मास एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम इक्वल हो जाते हैं तो वेलोसिटी और मास इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। ओके, सो दीज आर डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग द मोमेंटम। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं मोमेंटम किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। मोमेंटम जो होता है मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, मोमेंटम खुद अगर इक्वल है तो मास और वेलोसिटी दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये सब कुछ केसेस हैं जो हम लोग मोमेंटम को लेकर डिफाइन कर सकते हैं, और इन तीनों केसेस के रिगार्डिंग हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, क्या डिपेंडेंसी है, किस तरह से। आइए ग्राफ को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं हम लोग।
सो ग्राफिकल इट इज़ वेरी इजी, ग्राफिकली भी इसको हम लोग चाहें तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सी। तो यहाँ से देखिए, अगर इक्वेशन सिंपल हमारा है कि P इक्वल्स टू mv, ओके। अगर हम कहते हैं कि मास कांस्टेंट हो जाए, मास इक्वल होने का मतलब अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो इन दैट केस मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दे तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए। सेकेंड, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो कि मैंने केसेस में डिफाइन किया है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इक्वल है तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास। इन दैट केस अगेन वी कैन से कि अगर मास वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम और मास के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंड फाइनली वी कैन से इफ द मोमेंटम इज इक्वल देन वेलोसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास, मीन्स द बॉडी विद अ ग्रेटर मास विल हैव लेस वेलोसिटी, लेस स्पीड एंड वाइस वर्सा। तो ग्राफ इसका भी देखिए। थर्ड केस, तो वेलोसिटी और मास के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। कर मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। ये सब डिफरेंट केसेस हो गए। तो इससे कुछ मोमेंटम के बारे में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है ये सब केसेस लेने पर। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये 3 केसेस हैं। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपके लीनियर मोमेंटम पर ही बेस है। तो पहले तो इसकी यूनिट को डिफाइन कर दें। मोमेंटम का जो यूनिट होता है, चूँकि P इक्वल्स टू हम लिखते हैं mv, तो kg मीटर पर सेकेंड, इट इज़ SI यूनिट। SI यूनिट जो इसका होता है वो क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। अब इसी लीनियर मोमेंटम के बेस पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को भी डिफाइन करेंगे। सो आइए लेट अस सी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये सारे न्यूटन्स लॉज आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है कि उसका थोड़ा सा मॉडर्न या कुछ हायर स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पर है जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। 9th से 9th में बस फॉर्मूलेस को पढ़ते हैं। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp अपॉन dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज करता है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो फाइनली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में चेंजिंग किधर होगा? जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट k लगा सकते हैं, मगर आगे इस कांस्टेंट k को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। सारे वैल्यूज कांस्टेंट को यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए 1 ले लिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी क्वेश्चन में न्यूटन सेकेंड लॉ आता है सीधे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, ओके। नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल एज मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल्स टू mv होता है। आप अभी पढ़े हुए हैं, इसको यहाँ पुटअप कर देंगे। सो F इक्वल्स टू d बाई dt mv वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट है। मास स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम बाहर भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू m dv अपॉन dt, ओके। एंड dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, सो F इक्वल्स टू ma।
तो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ का एक और फॉर्म आ गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी हो गया और एक हो गया एफ इक्वल्स टू एम ए। तो जब भी न्यूटन सेकेंड लॉ की बात आएगी दोनों फॉर्मूलेस को दिमाग में रखेंगे, एम ए एंड डी पी अपॉन डी टी। अब 3 डायमेंशन में या कार्टेशियन सिस्टम में हम इसको रख सकते हैं। इन कार्टेशियन सिस्टम वी कैन राइट एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही फोर्स को 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सबको यहाँ पुटअप कर देंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। Comparing the coefficients, we can say that fx equals to max, fy equals to may, and similarly we can say that fz equals to maz. Okay, so in this way we can just write the force acceleration in 3 dimension x, y, z. Okay, so this is the mathematical version, the mathematical formula in vector form we can say, or in magnitude, whatever it is. This is the mathematical form of Newton's second law of motion. Okay, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, आइए उनको देखते हैं एक बार, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उससे हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, मगर अभी थर्ड लॉ हमने नहीं बताया, इसलिए बस हम यही कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट पॉइंट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हैं रिगार्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड विद इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, मगर आगे जब न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड विद इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए इन मैग्नीट्यूड एंड एफ इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल, ओनली एक्सटर्नल फोर्स आर टेकन ओवर हियर। सो इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन वी कैन से दैट एम ए इक्वल्स टू 0 एंड सिंस मास कैन नेवर बी इक्वल टू 0 सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 and acceleration is dv by dt. So finally we can say the velocity is constant. किसी टर्म का डिफ्रेंसिएशन अगर 0 है मतलब वो टर्म कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई ना करे। वो यहाँ मिल भी रहा है हम लोगों को, देखिए फोर्स 0 है मगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूटन्स सेकेंड लॉ का, कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ाने के बाद डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज अ लोकल रिलेशन। ये एक लोकल रिलेशन को डिफाइन करता है। लोकल रिलेशन का मतलब होता है कि जिस टाइम पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी टाइम पर हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, ना कि उसके पहले ना कि उसके बाद। मीन्स हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है, पास्ट में क्या हुआ, क्या फोर्स लगाया, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम पे आपने फोर्स लगाया उस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ना उसके पहले ना उसके बाद। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ लोकल रिलेशन। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ में जो फोर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स होता है।
इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। सो ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है एक पार्टिकल के लिए भी फॉलो होता है और एक बड़े बॉडी के लिए भी फॉलो होता है, दोनों के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। ओके, अब न्यूटन सेकेंड लॉ के बेस पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के इंक्लूड करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, मगर पहले कुछ थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जान लीजिए, थोड़ा आप घर पे ही पढ़िए, ठीक है। यूनिट्स के बारे में आप पढ़ते आए हैं पहले से भी। दो तरह की यूनिट्स यहाँ पर होती हैं फोर्स की, एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है और एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट अच्छे से आप जानते हो, न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन। एसआई यूनिट न्यूटन होता है, मगर सीजीएस यूनिट जो होता है डाइन होता है, ठीक है। इसके बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मगर यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा डिफाइन भी कर लेंगे क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, मगर अब ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग मोमेंटम के बारे में और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ भी लीजिएगा, और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहिए। जैसे ही हम लोगों का न्यूटन सेकंड लॉ का जो ये सब यूनिट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक पॉइंट्स और भी हैं, ख़त्म होंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ पर और मोमेंटम पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, मगर उन एग्जाम्पल्स को पढ़ना बेहतर होता है जब हम इम्पल्स के बारे में भी जान लें। इस वजह से इम्पल्स पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स पर हम लोग आएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारे। ओके, गुड बाय।